आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे वो बना। तो भारतीय संविधान बनने की शुरुआत जहां से हुई वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ना पड़ेगा जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो शुरुआत देखें तो इसकी ऐसे हुई कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडिया के अंदर किसी ने करी। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कोई लेकर आया कि भारत का संविधान जो है वो भारत की एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो इंडियन मेंबर्स होंगे और इंडियन के द्वारा इलेक्ट किए हुए होंगे, यानी भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए ही भारत के लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे। ऐसी एक सभा बनाई जाए, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो जिसमें वो लोग हों जिनको भारत के लोग ही चुनकर भेजें और वो खुद भी भारत के ही हों और उनको भारत के लोग चुनकर भेजें, इलेक्ट कर भेजें। ऐसी एक संविधान सभा, ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ऐसा पहली बार फॉर्मली कॉन्सेप्ट किसने दिया? एमएन रॉय ने। किसने दिया? एमएन रॉय ने 1934 में। ये बात सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने कही हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी जानी चाहिए जिसमें भारत के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग होने चाहिए और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, हमारा संविधान बनाएगी। तो इसका पहली बार फॉर्मली कॉन्सेप्ट एमएन रॉय ने ये बात कही थी 1934 में। भारत में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई? 1934 में ही रखी गई। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। किसने बनाई थी ये स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दो लोगों ने मिलकर बनाई थी ये स्वराज पार्टी। क्लियर है? अब ये सब होता है। अभी तुम पीछे पढ़कर आए हो, कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के जो इस कैबिनेट मिशन में थे, इस कमेटी में थे। इस कमेटी को भेजा ही इंडिया इसलिए गया था कि जाओ और देखो किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनवा सकते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उनकी डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया, उसने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्ट किया, उनसे डिस्कशन किया और डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा जिसमें लोग जो है इलेक्ट किए जाएंगे और उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा। कैसे होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और वो इलेक्ट होकर जब आएंगे तब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये रिकमेंडेशन थी कैबिनेट मिशन की जो उसने रिकमेंडेशन दी और फिर उसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर कैबिनेट क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पहला चेयरमैन जो इलेक्ट किया गया, पहला चेयरमैन जो चुना गया वो किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन सिर्फ उन्हें एक दिन के लिए ही चुना गया था, टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में चुने गए थे, या कह सकते हैं नॉन परमानेंट चेयरमैन के रूप में। क्यों? क्योंकि जब इसकी पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है ना, तो जब पहली मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग में किसे चेयरमैन इलेक्ट किया जाए उसके लिए इलेक्शन होगा, जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो करेंगे। लेकिन पहले दिन शुरुआत करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था उसको, ये होता है हर जगह ट्रेडिशन होता है किसी भी जगह, जैसे आज भी लोकसभा और राज्यसभा में जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद पहली सांसद जब चुनकर आते हैं तो उनको एक शुरू में शपथ दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर होता है, तो वो उसको बना दिया जाता है जो हाउस का सबसे सीनियर मेंबर हो जनरली। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पहले दिन शुरुआत करने के लिए टेम्परेरी चेयरमैन, नॉन परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को बना दिया गया, जो कि कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सीनियर मोस्ट यानी कि उम्र से, ठीक है ना, जो सबसे सीनियर उसका मेंबर होगा, सीनियर सिटीजन होगा उम्र में, सीनियर मोस्ट मेंबर, उसको बना दिया गया। तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको पहले ही दिन चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया, नॉमिनेट कर लिया गया, ठीक है। तो वो एक दिन के लिए टेम्परेरी चेयरमैन रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब दूसरी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात थी जो मैंने तुमको बताई। अब इससे आगे बात करेंगे। पहली मीटिंग सेटअप हम बोल रहे हैं, सेटअप कब हुआ? 9 दिसंबर को जब पहली मीटिंग हो गई, उसके साथ ही इसकी प्रोसीडिंग्स, इसकी जो कार्रवाई थी
जो संविधान बनाने का काम था वो इसी तारीख से शुरू हो गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब आगे। 9 दिसंबर तक बात कर ली। 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, जिसमें नॉन परमानेंट चेयरमैन या टेम्परेरी चेयरमैन किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। एक डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं, एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इलेक्ट किए जाते हैं बी.एन. राव। ये 3 मेन पोस्ट हैं, इनके बारे में जनरली क्वेश्चन बनते हैं। परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिप्टी चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? बी.एन. राव। ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बताया था। मैं बता देता हूं तुम्हें। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये 3 डेट्स हैं, बहुत अच्छे से याद रखनी है। 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग, जिसमें नॉन परमानेंट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्ट होते हैं। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946, जिसमें परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। थर्ड मीटिंग जो होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बनता है? प्रीएम्बल। क्या बनता है? प्रीएम्बल। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी, मतलब उसमें कितने मेंबर थे, कितने कहां से थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली की कंपोजिशन यानी उसमें कितने मेंबर्स थे, कितने नहीं थे, कितने कहां से इलेक्ट हुए थे, वो देखेंगे। तो इसमें पहली चीज समझने की है, जो कंपोजिशन है उसको हम 2 पार्ट में बात करेंगे, एक बिफोर इंडिपेंडेंस और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी भारत के आजाद होने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी, और भारत के आजाद होने के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी। ठीक है। तो कंपोजिशन देखें बिफोर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए थे? 389। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना, शॉर्ट में। उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। आजादी से पहले की बात कर रहे हैं हम। 389 में जो 296 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से इलेक्ट होकर आए थे। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब वो पार्ट, वो एरिया जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जिसे ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। क्लियर है? तो जितने में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो ऐसे जो स्टेट्स में बटा हुआ था उनको ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। ठीक है ना। 296 मेंबर्स इन ब्रिटिश प्रोविंस से इलेक्ट होकर आए, जिसमें से 292 11 गवर्नर स्टेट और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया। ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक नॉर्मल स्टेट जहां पर ये ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गवर्नर्स अपॉइंट करते थे, ऐसे 11 स्टेट थे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज होते थे, यानी इनके 4 बड़े हेडक्वार्टर्स कह लो या मेन एरियाज हुआ करते थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। ठीक है ना। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज से 4 मेंबर यहाँ से इलेक्ट हुए थे। ठीक है ना। और 292 मेंबर्स इन नॉर्मल जो गवर्नर स्टेट थे वहां से इलेक्ट हुए थे। और इस पूरे को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, या ब्रिटिश प्रोविंस बोल लो। ठीक है ना। स्टेट्स के लिए यूज होता है प्रोविंस टर्म। तो कुल मिला के बात यह है 296 मेंबर्स इन ब्रिटिश प्रोविंस से इलेक्ट हुए, इनमें 292 11 गवर्नर स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से। क्लियर? टोटल 296। 93 मेंबर ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों से चुनकर आए थे। देसी रियासतों में क्या था, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर होंगे, वो जो उनका देसी रियासत जो प्रिंसली स्टेट है उसका जो राजा है, वो अपनी मर्जी से अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, उसकी तरफ से वही मेंबर कहलाएगा। क्लियर है? तो 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट्स के थे। इनको कौन, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, इनको राजा ने चुनकर भेज दिया था, हमारी तरफ से तुम जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लो। ठीक है ना। इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये तो नॉमिनेट राजा की तरफ से थे। क्लियर है इतनी बात?
अब इसमें जो इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स हुए, इसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके थे? कांग्रेस पार्टी के। कितने? 208 208 मेंबर कांग्रेस पार्टी के जीत कर पहुंचे थे इसमें। तो तुम समझ सकते हो, इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का उस समय पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसे पूरे देश में लोग फॉलो करते थे, जानते थे। ठीक है ना? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, फिर मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और 15 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, यानी जो किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट। जैसे आज भी लड़ते हैं बहुत से लोग इलेक्शन, जब पार्टी से किसी से टिकट नहीं मिलता है, बस की नहीं होती, तो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उनको एक सिंबल अलॉट करता है, उस सिंबल वो मिलता है, उस पर वोटिंग होती है उसके लिए। ठीक है ना? तो 208 मेंबर कांग्रेस के इलेक्ट हुए थे, मुस्लिम लीग के 73 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15 क्लियर है? ये इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन है। अच्छे से देख लो, टोटल मेंबर थे 389, 296 ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 प्रिंसली स्टेट से, इन 296 में 292 गवर्नर स्टेट से, 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से। पार्टीज की बात करूं तो इसमें 208 मेंबर कांग्रेस के जीते, 73 मुस्लिम लीग के और 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। क्लियर है? लेकिन अब जब भारत का बंटवारा हो गया, भारत दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर ऐसे थे जो पाकिस्तान के हिस्से से बिलोंग करते थे, जो पाकिस्तान चले गए, उनके जाने के बाद जब पता है बंटवारा हो गया, तो ऐसे मेंबर जो पाकिस्तान के थे वो जब पाकिस्तान चले जाएंगे तो इसकी संख्या कम हो जाएगी, तो वो हो गई। पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारी तो जो चल रही थी वही चलती रही, बस उसमें से जो पाकिस्तान के मेंबर थे वो चले गए आजाद होने के बाद। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आजादी के बाद टोटल कितने मेंबर्स रह गए? 299। कितने रह गए? 299। इस 299 में से 229 थे ब्रिटिश प्रोविंस से और 70 थे प्रिंसली स्टेट से। क्लियर है? इतनी कहानी। अब नोट इसमें बात समझने की ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुस्लिम लीग ने इलेक्शन तो लड़ लिया इसका, उसके मेंबर्स भी इलेक्ट होकर आ गए, टोटल कितने? 73। लेकिन जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ, तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, इसका बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बॉयकॉट किया। पहले तो इलेक्शन लड़ लिया, फिर बॉयकॉट कर दिया। ठीक है? और जितने भी मेंबर्स थे इनका इलेक्शन कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट। कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट। इसमें एक छुपी हुई बात यह है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो हर एक मेंबर 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कितनी पॉपुलेशन को? 10 लाख की पॉपुलेशन को। यानी इन मेंबर्स का इलेक्शन इस तरीके से किया गया था कि हर एक मेंबर जो है वो कम से कम 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करे। क्लियर है? अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पॉपुलेशन कितनी रही होगी। 389 मेंबर्स हैं, एक मेंबर 10 लाख का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 389 इंटू 10 लाख कर दोगे तो पता चल जाएगा टोटल इतनी पॉपुलेशन थी उस समय पे। उस हिसाब से तय किया गया था कि 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तब जाके इतने मेंबर बैठे 389। क्लियर है? तो ये था। और मल्टी पार्टी इंस्टीट्यूशन था, कोई एक पार्टी तो थी नहीं इसमें कि एक ही पार्टी के मेंबर्स इलेक्शन लड़े और वो इलेक्ट होकर आ गए। इसमें तो बहुत सारी पार्टियां थी। ठीक है ना? यहाँ भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है। क्लियर है इतनी बात? तो ये थी। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन टोटल उसे बनने में कितना समय लगा, कितने सेशंस हुए, ठीक है ना, कितनी उसकी प्रोसीडिंग चली, कब अडॉप्ट किया गया और कब लागू किया गया, ये चीज हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कितने टाइम में हुआ, कितना उसमें टोटल समय लगा? तो टोटल जो समय लगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ओवरऑल वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन का। लेकिन क्या 2 साल 11 महीने 18 दिन रोज इनकी मीटिंग हुई? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। वो पूरा ओवरऑल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा, लेकिन टोटल इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेशंस हुए 12 और इन लोगों की बैठकें हुई 165 डेज। यानी इन पूरे ओवरऑल 2 साल 11 महीने 18 दिनों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी बैठक कितने दिन हुई? सिर्फ 165 डेज। केवल 165 दिन इनकी मीटिंग्स हुई। उन मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कितने दिन में बना? 165 डेज में, ऐसा हम कह सकते हैं। ओवरऑल टोटल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा उसमें, लेकिन उन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिनों में वो मीटिंग्स कितने दिन हुई? सिर्फ 165 डेज, जो अलग अलग 12 सेशंस में बटी हुई थी। क्लियर है इतनी बात?
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो कब रेडी हो चुका था और कब उसको एडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर रेडी था, लेकिन 26 जनवरी के डे को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके कुछ प्रोविजनों को लागू कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट और एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए। 26 जनवरी के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए उसे 26 जनवरी को लागू किया गया, और उसके लागू होते ही कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया क्या बन गया? एक रिपब्लिकन कंट्री। और इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजंस थे जो उसी समय पे लागू कर दिए गए थे? सिटीजनशिप, इलेक्शन, एंथरिम पार्लियामेंट, और ये इन सबको मिलाकर कुल 16 आर्टिकल थे टोटल, जिनको उसी समय पे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, देख लिया हमने, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। टोटल 12 सेशंस हुए और 165 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तो रेडी हो गया, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, क्या उसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था या कुछ और भी था? तो जवाब है हाँ। केवल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरा काम भी कर रही थी। क्या काम कर रही थी, जो समझेंगे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का काम कर रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बॉडी काम कर रही थी, तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? और जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लॉ बनाने के लिए काम करती थी, यानी एज अ पार्लियामेंट वर्क करती थी, दोनों तरीके से वर्क कर रही थी। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, और दूसरा पार्लियामेंट के रूप में भी वर्क कर रही थी। तो जब पार्लियामेंट के रूप में वर्क कर रही थी, तब उसका चेयरमैन कौन होता था? जीवी मावलंकर। कौन होता था? जीवी मावलंकर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है? उसकी 2 तरीके से वर्क कर रही थी वो, एक एज अ पार्लियामेंट और एक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के रूप में जब वर्क करती थी, तो उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब वो एज अ पार्लियामेंट वर्क करती थी, जनरल लॉ बनाने का काम करती थी, यानी जनरली कानून बनाने का काम करती थी, तो उसके चेयरमैन कौन होते थे? जीवी मावलंकर। क्लियर है इतनी बात? ये बात है। अब देखो, इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना? 1949 में। इंडिया का नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बात हो रही है। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। क्लियर है? जब हमारा जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। उसी दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने एक मत से मतलब सभी लोगों ने एक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कंट्री का, देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। इलेक्शन होता है तो कुछ अगेंस्ट में, फेवर में जाते हैं, वहां पर सारे एक मत से सभी लोगों ने, जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, सभी लोगों ने आपसी सहमति से एक मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अगला राष्ट्रपति, अगला क्या, पहला राष्ट्रपति चुन लिया। क्लियर है? संविधान के लागू होने के साथ ही देश के पहले राष्ट्रपति कौन कहलाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया।